कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। सिंह इंटर वाले रामपुर माझा गाजीपुर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपचंद कक्षा 10 का संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि आज पढ़ाऊंगा। पिछली कक्षा में पढ़ा दिया गया था कि विसर्ग संधि का पहला सूत्र सजुषो रू। यह कहता है कि अगर स शब्द के बाद और सजुष शब्द के श के बाद अगर यहाँ पर हो कुछ, तो कहा कि स के बाद इधर कुछ नहीं है तो विसर्ग के स्थान पर रू, और सजुष शब्द के जो है सजुष शब्द के स के बाद इधर कुछ नहीं है तो इसके स्थान पर भी रू होता है। फिर रू में से र जो होता है र और उ में उ चला जाएगा, र बचेगा और र का क्या होता है विसर्ग हो जाएगा। तो कहा जैसे रामश, तो रामस के बाद इधर कुछ नहीं है तो इस स के स्थान पर रू आदेश होगा। रू के बाद इधर कुछ नहीं है तो र और उ में से उ चला जाएगा, र बचेगा और यहाँ बनेगा राम र। और यह र जो है पदांत में है अर्थात इसके बाद कुछ नहीं है तो इस र का क्या होगा विसर्ग बनेगा और यह आपका बनेगा राम। इस तरह से आपका सजुषो रू कहता है। फिर कहता है विसर्जनीय स कि स के स्थान पर जो आप विसर्ग करते हैं, इस विसर्ग के स्थान का अगर इधर जो है खर प्रत्याहार अर्थात किसी भी वर्ग का पहला दूसरा स हो तो इस विसर्ग के स्थान पर पुनः स हो जाए। का जैसे नी धन के ज, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो है त है तो त अपने वर्ग का पहला अक्षर है तो ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा श हो जाएगा और ए बनेगा निस ए ज। इस तरह से जो है आप सजुषो रू और विसर्जनीय स ये दोनों सूत्र पढ़ चुके थे, या पिछली कक्षा में पढ़ा दी गई थी। विसर्जनीय श का पहला नियम बताया गया था कि विसर्ग के बाद अगर किसी वर्ग का पहला दूसरा श हो तो विसर्ग के स्थान पर श होता है। तो कहा कि अगर विसर्ग के बाद अगर यहाँ पर छ हो और श हो तो विसर्ग के स्थान पर श। विसर्ग के बाद अगर यहाँ पर ट ठ और श हो तो विसर्ग के स्थान पर श। विसर्ग के बाद तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद अगर यहाँ पर त थ और श हो तो विसर्ग के स्थान पर आपका श होता है। फिर उसके बाद कहता है चौथा नियम कि विसर्ग के बाद अगर यहाँ क ख प और फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना जो है पिछली कक्षा पढ़ा गया था तो कहा कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद कहता है कि इसका जो अपवाद कहा कि अगर विसर्ग के बाद अगर गति संज्ञक क्रिया है, गति संज्ञक क्रिया है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाए। अगर जो है विसर्ग के बाद अगर क ख ग क ख और प और फ, विसर्ग के बाद अगर क ख और प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहा जैसे प्रातः काल, तो यह प्रातः काल जैसे लिखा वैसे ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसका अपवाद क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद क ख प फ गति संज्ञक क्रिया है तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता
है या हो जाए, तो कहा जैसे न मह धन कार। तो यह कहता है कि विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसे प्रातः काल। लेकिन इसी का अपवाद कहता है कि विसर्ग के बाद अगर क ख प फ आए और वह गद्य संज्ञक हो, अर्थात कोई क्रिया है क से शुरू होने वाला, फ से, प से और फ से, तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे नमः दंकार बराबर नमस्कार। तो अब यह कार्य करना क्रिया है, गद्य संज्ञक है, तो इस विसर्ग के स्थान पर आपका श होगा और ए बनेगा नमस्कार। फिर उसी तरह से दूसरा उदाहरण है पुरः धन कार। तो यहाँ पर भी पुरः विसर्ग है और कार जो आपका क्या है, गद्य संज्ञक है, तो इस विसर्ग के स्थान पर स होगा और ए बनेगा पुरस्कार। इस तरह से आपका जो है यह आपका संधि हुआ। फिर उसके बाद कहता है कि अगर विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर आप यह स करेंगे, लेकिन विसर्ग के बाद अगर स आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर यह स आप जो है विकल्प से करेंगे, विकल्प से। तो कहा जैसे निःशुल्क, निःशुल्क। तो यहाँ पर जो है विसर्ग के बाद क्या है, स आया, तो इस विसर्ग के स्थान पर आप स करेंगे तो हो जाएगा निःशुल्क, यह भी आपका होगा और एक बार जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। और कहा दुह शासन, तो विसर्ग के बाद क्या आएगा, श। तो कहा विसर्ग के स्थान पर एक बार श करेंगे, श होगा तो ये बनेगा दुःशासन, और एक बार जब विसर्ग नहीं करेंगे तो आपका बनेगा दुःशासन। ये आपका दोनों बनेगा। तो कहा कि अगर विसर्ग के बाद अगर क ख प फ है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, और जो जैसे प्रातः काल। तो कहा इसका अपवाद, तो कहा कि विसर्ग के बाद अगर क ख प फ और गद्य संज्ञक है तो विसर्ग के स्थान पर स होता है। जैसे नमः धनकार बराबर नमस्कार और पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। फिर यह कहता है कि अगर विसर्ग के बाद च छ है तो विसर्ग के स्थान पर स होगा, लेकिन विसर्ग के बाद अगर स है तो विसर्ग के स्थान पर ये स होगा विकल्प से। जैसे निर्धन शुल्क बराबर निःशुल्क और दुर्धन शासन बराबर दुशासन। तो संधि करेंगे तो ये होगा और नहीं करेंगे तो यह होगा। इस तरह से इसका दो रूप। तो कहा विसर्ग के बाद अगर श हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से, विकल्प से श। तो कहा जैसे निःधन संदेह, तो कहा विसर्ग के बाद स आया तो इस विसर्ग के स्थान पर आपका श होगा एक बार, तो ये बनेगा निःसंदेह। और अगर जो है आप इसका में परिवर्तन नहीं करेंगे तो यह बनेगा निःसंदेह। ये आपका दोनों बनेगा। तो कहा कि अगर विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा स है तो आपका वहां पर विसर्ग का श होगा। अगर विसर्ग के बाद अगर जो है तालव्य वर्ण च और श है तो विसर्ग के स्थान पर आपका तालव्य स होगा। विसर्ग के बाद अगर ट ठ स है मूर्धा तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स होगा। और विसर्ग के बाद अगर जो है त थ स है तो विसर्ग दंत है तो विसर्ग के स्थान पर दंत स होगा। फिर उसके बाद वही नियम कहता है कि अगर जो है विसर्ग के बाद क ख और प फ हो तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः काल तो प्रातः काल ही होगा, दुख है तो दुख ही होगा। अगर वहीं पर विसर्ग के बाद क ख प फ है तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा पहले नियम से। लेकिन दूसरा नियम उसी में कहता है कि अगर क ख प फ गति संज्ञक है विसर्ग के बाद
तो विसर्ग के स्थान पर स होगा। तो कहा जैसे नमः धनकार बराबर नमस्कार और पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। फिर उसी में अगला नियम कहता है अगर विसर्ग के बाद श है तो विसर्ग के विकल्प से जो है आपका स होगा। एक बार विसर्ग का स होगा और एक बार विसर्ग का स नहीं होगा। यह हो गया आपका अगला संधि। इसके बाद जो अगला संधि है वह आपका है सूत्र हसी च। हसी च। हसी च कहता है कि अगर विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार आए, हस प्रत्याहार आए, हस प्रत्याहार मतलब कहा किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा ह और अंतस्थ अर्थात य व र ल अगर ए वर्ण आए तो इस विसर्ग के स्थान पर रू हो जाए। तो इसके पहले नियम में क्या पढ़े थे कि विसर्ग के बाद अगर किसी भी जो है अगर यहाँ पर अवसान है, अवसान है या खर प्रत्याहार है, खर मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, स, तो विसर्ग के स्थान पर जो है आपका श होगा, रू होगा, रू का र होगा, र और ऊ चला जाएगा, ऊ जाएगा तो र बचेगा, र का विसर्ग होगा। इसके बाद अगर खर है तो फिर इस विसर्ग के स्थान पर स होगा। यह इसके पहले वाला पढ़ते हैं। तो खर न आकर के अगर विसर्ग के बाद खर न आए बल्कि हस प्रत्याहार आए अर्थात किसी वर्ग का पहला, दूसरा, स न हो विसर्ग के बाद बल्कि तीसरा, चौथा, पांचवा ह अंतस्थ हो, तब भी आप विसर्ग के स्थान पर रू करेंगे। अगर विसर्ग के बाद अवसान है तो आप विसर्ग का रू तो करेंगे, श का रू करेंगे। और अगर जो है आपका यहाँ पर अंतस्थ है, हस है तो ये आप क्या करेंगे, रू करेंगे। ठीक। फिर उसके बाद कहा कि जब अगर खर है तो जो है आपका र और ऊ में से क्या है, ऊ चला गया, र बचा। और जब इधर देखेंगे हस है तो र और ऊ में से र जाएगा, ऊ बचेगा। दोनों में अंतर यह है कि अगर जो है रू के बाद खर है तो र और ऊ में से ऊ जाएगा, खर है तो ऊ जाएगा, और अगर हस है तो आपका र जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे नियम चलाएंगे तो र का विसर्ग हो जाएगा और यहाँ पर आगे चलाएंगे तो यह आपका ऊ बनेगा। तो कहा जैसे यश धन दा, तो यश धन दा कहता है कि विसर्ग के बाद अब यहाँ क्या आया, द आया। तो यहाँ पर तीसरा वर्ड त था, द में तीसरा वर्ड आया तो इस विसर्ग के स्थान पर रू करेंगे। अब यहाँ पर खर रहता तो आप र और ऊ में से ऊ जाता, लेकिन यहाँ पर अब हस आया तो अब र जाएगा। तो अब य और श और यहाँ पर ऊ और यहाँ पर दा हो गया। तो इस स में जो है आपका अ है और यहाँ पर क्या है, ऊ है। तो अ और ऊ मिलकर क्या होता है, गुण संधि। अर्थात अ के बाद अगर ई ऊ री आता है तो अ ई ए, अ ऊ ओ और अ ई री अर हो जाता है। तो यहाँ अ आया और यहाँ पर क्या आया, ऊ आया, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ। तो अब यशो द ये बनेगा यशो दा। तो यह आपका जो संधि विच्छेद हुआ और ये आपका क्या हुआ, संधि हुआ। तो कहा कि अगर स के बाद सजिशो रू कहता है कि इस स के बाद अगर अवसान है या वर्ग का पहला, दूसरा है तो स के स्थान पर रू करेंगे। और अगर जो खर प्रत्याहार है तो र और ऊ में से ऊ जाएगा, र बचेगा। अगर हस च कहता है कि विसर्ग के बाद अगर हस प्रत्याहार है तो इस विसर्ग के स्थान पर आप रू तो करेंगे, इस रू में र और ऊ में से आपका क्या होगा, र जाएगा और ऊ बचेगा। और जैसे आपका यशोदा, इसी तरह से मन धन ज विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका क्या है, श ज है तीसरा वर्ड, तो विसर्ग के स्थान पहले रू करेंगे। और रू करने पर जो है अगर तीसरा आ गया तो आप र और ऊ में से र का लोप कर देंगे, अब बच जाएगा ऊ। और यहाँ पर जो मन है और यहाँ ऊ है और यहाँ ज है,
तो मन में अ है, उ है यहाँ पर, तो अ उ मिलकर क्या होगा, ओ होगा, और ये बनेगा मानो ज। तो हस्य च क्या कहता है कि विसर्ग के बाद या स के बाद हस प्रत्याहार आता है तो विसर्ग के स्थान पर रू करेंगे, और रू होने पर हस प्रत्याहार परे रहने पर र और उ में से र का लोप होगा, उ शेष बचेगा, फिर उसके बाद आपका अगला संधि होगा। इस तरह से यह जो है व्यंजन संधि यहीं पर समाप्त होगा।